नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके तमाम क्वेश्चंस पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए आपकी तमाम क्वेरीज इस शो में हम शामिल करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। आप अपने क्वेश्चंस हमें 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज हमें फेसबुक ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। और साथ ही आप ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। तो ये तो रहा कैसे आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। बात करेंगे आपके क्वेश्चंस की और आज के एक्सपर्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और मार्केट्स की बात करें तो काफी सारे क्वेश्चंस इस समय हमें इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए अपने तमाम व्यूअर्स के मिलते हैं। क्वेश्चंस पर जाएं, लेकिन क्विकली उससे पहले एक चीज आपसे समझना चाहते हैं। अगर कोई भी एक बिगनर है पूजा, और अगर वो स्ट्रैटेजी बना रहा है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, कंफ्यूज है कैसे कहां शुरुआत करे, तो क्विकली दो तीन टिप्स आपसे जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए जो स्पेशली बिगनर्स हैं। किन 2-3 बातों का खास ख्याल रखें? जी बिल्कुल दीपाली, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि जो बिगिनर्स हैं उन्हें इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां से समझने की एक राह मिल रही है कि कैसे शुरुआत करनी है। सो सबसे पहले तो अपडेटेड रहे, मैं कहूंगी। ये नहीं कि चलो इसको ये फंड से अच्छे रिटर्न्स आ गए तो मैं भी इसी फंड में शुरू करूं। स्पेशली क्योंकि आप बिगिनर्स हैं ना, आपको ये समझने की जरूरत है कि जितने अच्छे रिटर्न्स मार्केट कमा के देती है ना, वहीं पे रिस्क भी होता है अगर आपने फंड सिलेक्शन गलत किया है तो जैसे दीपाली ने भी कहा कि किस तरीके से 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यंग इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड में शुरुआत करनी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरुआत करनी है, आप एसआईपी के रूट से शुरुआत करें। क्योंकि हर महीने जैसे ईएमआई जाती है वैसे एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट से चला जाएगा, तो आपकी एक अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरीके से आप गोल बनाएं कि कितना पैसा आपको लगेगा। और हमेशा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा जब गोल की बात करते हैं ना दीपाली, आप देख रहे हैं हमारे सारे कॉलर्स जो है ना, ज्यादातर जो गोल्स भेजते हैं वो कहते हैं उन्हें 1 करोड़ की राशि चाहिए 30 साल बाद, 1 करोड़ की राशि चाहिए 20 साल बाद। एक चीज ध्यान में रखिए, आप 1 करोड़ की जो राशि चाहते हैं वो 20 या 30 साल बाद उसकी जो वैल्यू है बहुत आधी और आधी से भी कम हो जाती है, 1/3 हो जाती है। इन्फ्लेशन हम बिल्कुल काउंट नहीं करते। तो ये सोचिए, अगर आपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर प्लान किया है कि 1 करोड़ की राशि चाहिए, वो भी 15 या 20 साल बाद, तो उसकी वैल्यू 25 लाख होगी। तो 25 लाख में अगर आपका एजुकेशन हो जाता है तो ठीक है, लेकिन आपने जो सोच के प्लानिंग की है वो गलत पड़ जाती है। सो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। और पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो स्मॉल कैप, सेक्टोरल, इस तरीके के थोड़े बहुत रिस्की फंड से दूर रहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इन 2-3 फंड से शुरुआत करिए और अच्छे से आपकी प्लानिंग हो सकती है। ठीक, तो संक्षेप में पूजा ने आपको 2-3 बातें बताई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए। किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, कौन सी कैटेगरीज इनिशियली ऑप्ट करें। लेकिन चलिए फटाफट से बिना देरी के क्वेश्चंस को लेते हैं। माधव पौड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए। माधव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्कार। दीपाली मैम, थैंक यू मेरा ये सवाल लेने के लिए। और लंबे समय से मैं आपके स्टॉक्स में भी जो रहा है तो उसमें देखता रहता हूँ रोज के, ये मेरा CNBC आवाज के लिए देखता रहता हूँ। थैंक यू। ये मैं इसमें म्यूचुअल फंड में थैंक यू माधव जी, भी लेना चाह रहा CNBC आवाज देखने के लिए। तो मैम मेरे 4 सवाल थे। तो बताइए म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल क्या है? इसमें ये था कि जो मैंने अभी तक स्कीम्स चूज की, क्या ये एक करेक्ट है, इनमें मैं लॉन्ग टर्म जा सकता हूँ, और लमसम भी क्या इनमें ही कर सकता हूँ, या लमसम के लिए जो 5 लाख का करीब है उसमें क्या मैं कोई और स्कीम लूँ या इन्हीं में करूँ। और तीसरा ये था मुझे 8,000 और SIP बढ़ानी है, तो उसके लिए मिड कैप या मल्टी कैप में कौन सा एक बेहतर होगा, उस तरीके से ये सजेशन चाहिए थे मुझे। और क्या इन लॉन्ग टर्म में जो मेरा 2-2.5 करोड़ का गोल है, तो इन ऐसे टोटल कॉर्पस और इन SIP से क्या मैं कर सकता हूँ उनको 10 से 15 सालों में? ठीक है, तो मैं फटाफट से सम अप कर दूं इनका क्वेश्चन। फिलहाल 7,000 की SIP इनकी ऑलरेडी चल रही है, 8,000 की एडिशनल SIP करना चाहते हैं। 10 साल का होराइजन लेकर चल रहे हैं, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स टेंटेटिवली ये रुक सकते हैं, ये इनका क्वेश्चन है।
अब मैं फंड्स इनके बताऊं तो इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतिलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इसके अलावा कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और मोतिलाल ओसवाल नेस्डेक फंड है। और इन सभी फंड्स में ये 1000 और 3000 डाल रहे हैं, यानी 1000 KSIP 2 फंड्स में है, 2000 KSIP एक फंड में है और एक फंड में ये 3000 पर मंथ ऐड कर रहे हैं। अब सवाल इनका क्लियर है। इस पोर्टफोलियो के बारे में तो सजेशन चाहते ही हैं, एडिशनल 8000 रुपए जो डालने हैं वो कहां डालें उसके बारे में भी राय इनको चाहिए। और साथ ही इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि ये लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 लाख का। कहां करें ये इस लमसम इन्वेस्टमेंट को? एग्जिस्टिंग फंड्स में करें या कुछ नए फंड्स पिक करें? क्या सजेशन रहेगा आपका? जी बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज माधव जी आपको कहूंगी कि आपने जो पोर्टफोलियो सेंड किया है, काफी चीजें आपने रखी आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन मैं दाद दूंगी कि आपने एसआईपी इक्विटी भी रखा है, आपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। सो डिवर्सिफिकेशन किया है पोर्टफोलियो का, सो वो सही बात है। एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ आप यहाँ पे, आपने अभी मेंशन किया कि आप 2 से 2.5 करोड़ की राशि चाहते हैं 10 से 15 साल में। यहाँ पे एक चीज कहूंगी माधव जी, थोड़ा आपके गोल को ना स्पेसिफाई करें। इसकी रीजन, इसका जो मेन कारण है वो ये है कि 5 साल जो आप ऐसे ही कह देते ना, 10 से 15 साल, उसमें सीधा एसआईपी अमाउंट आधा हो जाता है। जैसे एग्जांपल कहूंगी, जैसे 2 करोड़ की राशि समझो अगर आप चाहते हैं 10 साल में, तो आपको एसआईपी अमाउंट अभी से लगेगा अप्रोक्सीमेटली 85-86,000 के आसपास। अब वही 2 करोड़ अगर आपको 15 साल में लगेंगे तो सीधी आपकी एसआईपी अमाउंट हो जाएगी 40,000। तो आपको समझ में आया कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आप गोल को आपको स्पेसिफिक करने की जरूरत है, ताकि आपको जो एसआईपी शुरू करनी है आज से, वो आपको समझ में आएगा कितनी अमाउंट की करनी है। हाल ही में आपकी जो एसआईपी है 7,000 और आप 8,000 बढ़ाना चाहते हैं 15,000, तो अगर 15,000 की एसआईपी अगर मैं 10 साल के लिए देखूं तो आप आराम से 35 लाख के आसपास जुटा लेंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट 2 करोड़ है तो आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ानी होगी, और जैसे 15 साल तक अगर आप ले जा सकते हैं तो 40,000 की एसआईपी से आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं। 5 लाख जो आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है वो आप एग्जिस्टिंग फंड्स में ही करें। जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ना, उसमें मुझे ज्यादा चेंज नहीं नजर आ रहा है। आप पर एक फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, ये सब कंटिन्यू करें। 2 फंड्स ऐड करने की सलाह दूंगी। एक है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो मिड कैप कैटेगरी है, जो आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, और एक वैल्यू स्ट्रैटेजी मैं सजेस्ट कर रही हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये 2 आप ऐड करें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि 10 से 15 साल है आपके पास, आप जो लमसम डालना चाहते हैं वो इसी में शुरू करें। और जो नेस्डेक फंड ले रखा है आपने, वो क्योंकि आपने एक इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रखा है, वो अगर आपको रखना है, रिस्क फैक्टर भी है उसमें, और थोड़ा ज्यादा आपका एक्सपोजर इंटरनेशनली अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो भी पराग पारिक में थोड़ा बहुत पोर्शन आपको इंटरनेशनल का मिल जाता है डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे। तो आपका पोर्टफोलियो मोटा मोटी सही है, 2-3 फंड्स जो ऐड करने वो करें, लेकिन पोर्टफोलियो में जो गोल है उसको डिफाइन अच्छे से करें, ताकि एसआईपी अमाउंट जो शुरू कर रहे हैं या जो बढ़ाना है वो परफेक्टली हम बढ़ा सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो ये सजेशन क्लियरली आपको दिए गए हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर पोर्टफोलियो पर पूरी राय आपको मिली है, उसके हिसाब से ही आप स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हैं। बात करेंगे अब अगले कॉलर से। ममता प्रकाश हैं बेंगलुरु से हमारे साथ क्वेश्चन पूछने के लिए। ममता नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मैं ममता बोल रही हूँ बेंगलोर से। हेलो। ओके, पूछिए सवाल अपना। जी मैम, मुझे पूछना था कि जैसे मुझे 10 ईयर के लिए लगभग 50 लाख रुपीज चाहिए, मतलब 10 ईयर में, आफ्टर 10 ईयर, तो उसके लिए मुझे कौन सा एसआईपी लेना होगा और मंथली मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा? ओके, तो 50 लाख का आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं 10 इयर्स के लिए, जो आपने बताया, और लमसम इन्वेस्टमेंट करें या एसआईपी के थ्रू करें, ये आप जानना चाहते हैं। फिलहाल कोई पोर्टफोलियो आपके पास नहीं है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। बताइए क्या सलाह इनके लिए पूजा क्रिएट करना चाहती हैं पोर्टफोलियो? ममता, सबसे पहले मैं आपको कहूं, एक बहुत अच्छी चीज है कि आपने डिफाइन किया है गोल 50 लाख की राशि 10 साल, सिंपल। तो उसके लिए जो एसआईपी अमाउंट आपको लगेगा वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 22,000, समझो ना, 22,000 की एसआईपी आप शुरू कर ले तो आप ये टारगेट तक इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन एक चीज, क्योंकि मैंने शो की शुरुआत में कहा कि 50 लाख की जो वैल्यू है वो 10 साल बाद
बहुत कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी अगर हम 6% इन्फ्लेशन भी पकड़ के चले, अप्रोक्सीमेटली 25 से 27 लाख। सो अगर आप इन्फ्लेशन को काउंट करके ये गोल सेट कर रहे हैं तो अभी से 22,000 के SIP आप शुरू करें, आप आपके गोल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया है तो वही 50 लाख की वैल्यू 10 साल बाद आपको डबल चाहिए होगी। सो डबल मतलब आपको SIP अमाउंट भी डबल चाहिए होगा, मतलब जो 20-22 हजार में कह रही हूँ 50 लाख को जुटाने के लिए, वहां पे आपको 40,000 के आसपास की SIP लगेगी। तो ये आपको डिफाइन करना है कि आपको 50 लाख वो टर्म्स में चाहिए तो 20,000 की SIP, और अगर अभी के हिसाब से इन्फ्लेशन काउंट करके चाहिए तो 40,000 की SIP। सिंपल है, 4 फंड्स के नाम दे देती हूँ, उसमें आप डाइवर्सिफाई कर ले। एक पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड, एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक मिरे असेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, जिसमें अभी SIP अमाउंट को भी 10 अक्टूबर के बाद उसका जो लिमिट है वो बढ़ाया जाएगा। एंड एक है मल्टी कैप फंड विच इज क्वांट एक्टिव फंड। जी ओके चलिए, तो ये फंड्स आपको बताए गए हैं। पोर्टफोलियो आपको ऐसा बनाना है, आप स्क्रीन पे देखिए और नोट कर लीजिए। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 7,000 रुपए महीना डालिए, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 5,000, कोटिंग इमर्जिंग इक्विटी में 5,000 और क्वांट एक्टिव फंड में 5,000, यानी 22,000 की SIP आप कीजिए, 50 लाख का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये है सजेशन। 50 लाख के टारगेट को पूरा करने के लिए लमसम आपको डालने की जरूरत नहीं है। आप 22,000 की SIP करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। ईमेल के थ्रू अगला सवाल लेंगे। मुक्ति गर्ग ने एक सवाल भेजा है और सवाल है इनका इनके पोर्टफोलियो को लेकर। 11,000 रुपए महीने की इनकी SIP चल रही है, 6 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 इयर्स में 50 लाख का टारगेट है। 4,000 के एडिशनल SIP करना चाहते हैं, यानी जो टोटल SIP हो जाएगी वो 15,000 रुपए महीना की हो जाएगी। फिलहाल 11,000 कहाँ डाल रही हैं वो फंड्स में बता दूं। एक्सिस फोकस 25 3,000 पर मंथ, एक्सिस ESG इक्विटी 3,000 पर मंथ, एक्सिस ब्लू चिप 2,500 पर मंथ और DSP मिड कैप 2,500 पर मंथ। बताइए क्या सजेशन इनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए दीपाली, अगर इनका भी अगर हम वैसे ही देखें कि 10 साल के लिए 50 लाख की राशि जुटानी है, क्योंकि इनकी पोर्टफोलियो वैल्यू ऑलरेडी 6 लाख की क्रिएटेड है, तो इनको जो SIP अमाउंट अभी से लगेगी वो अप्रोक्सीमेटली 13,500 रुपए हर महीने इनको लगेगा। और इनकी ऑलरेडी 11,000 की SIP तो चल रही है, तो महज 2,500 से आप SIP अमाउंट बढ़ा लीजिए तो आप ये गोल तक इजिली पहुंच जाएंगे। लेकिन अगेन इन्फ्लेशन वाली बात ध्यान में रख के आप गोल सेट करिए अपना। और जब फंड्स की मैं बात करूं, इन्होंने एक ही फंड हाउस के 3 अलग अलग कैटेगरीज के फंड ले रखे हैं। एक्सिस में फोकस्ड फंड भी ले रखा है, एक सेक्टोरल फंड भी ले रखा है और एक लार्ज कैप भी ले रखा है। देखिए नॉर्मली जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं ना, हम कहते हैं आप फंड हाउस में भी डिवर्सिफिकेशन करिए। उसके कारण होते हैं, कोई फंड हाउस ग्रोथ स्ट्रैटेजी, वैल्यू स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर रहा है। लार्ज कैप कैटेगरी अगर उसमें ज्यादा है तो लार्ज कैप फंड्स जो है वो काफी ओवरलैपिंग होते हैं। काफी समय फंड मैनेजर्स 1 या 2 फंड्स मैनेज करते होते हैं उनके अंदर, तो उनकी स्ट्रैटेजी सेम हो जाती है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा कहते हैं आप कोई भी कैटेगरी जो चूज करो, लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी जो हम नॉर्मली कहते हैं, लेकिन फंड हाउस को भी डिवर्सिफाई करो। तो जो कंटिन्यू करना है, मैं कहूंगी आप एक्सिस का ब्लू चिप कंटिन्यू करें, लार्ज कैप रखिए आपके पोर्टफोलियो में। DSP मिड कैप कंटिन्यू करें मिड कैप के तौर पे। 2 फंड्स जो और ऐड मैं कहूंगी, जो आपने जो ले रखे हैं उसकी जगह पे जो आपको बंद करके स्विच करने हैं, उसमें एक आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। एक अगर आप स्मॉल कैप रिस्क उठा सकते हैं, अगर आप नए निवेशक नहीं है, आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ क्योंकि आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है, तो आप स्मॉल कैप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं, आपको स्मॉल कैप में पूरा आपका एक्सपोजर नहीं डालना है, तो आप एक मल्टी कैप रख लीजिए जिसमें आपको स्मॉल कैप भी मिल जाएगा, जो है क्वांट एक्टिव फंड। सो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्मॉल कैप पूरा लेना है या फिर आप एक मल्टी कैप के दौर पे अप्रोक्सीमेटली 25% जो मिनिमम 25% जो है वहां पे आपको एक्सपोजर मिल जाएगा स्मॉल कैप में। जी तो 50 लाख का टारगेट तो मुक्ति आसानी से आप हासिल कर सकती हैं। 15,000 की SIP करने के लिए आप रेडी हैं। 13,500 की SIP भी करेंगे तो भी लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। लेकिन जितना हो सके उतना इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी बात है, टारगेट से ज्यादा एक्यूमुलेट आप कर पाएंगे इन 10 ईयर्स। और रही बात फंड हाउसेस की, तो कैटेगरीज के साथ साथ फंड हाउसेस में भी डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। एक्सिस ब्लू चिप, DSP मिड कैप आप रखिए। बाकी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट एक्टिव फंड, इन फंड्स को आप चुन सकते हैं। तो थोड़े से बदलाव आपके फंड चॉइसेस को लेकर पूजा ने सजेस्ट किए हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी और पूजा भिंडे हमारे साथ मौजूद है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अगला सवाल लेते हैं जो ईमेल के थ्रू में मिला है और मनोज शर्मा ने पुणे से भेजा है।
म्यूचुअल फंड ट्रांसफर को लेकर ये सलाह लेना चाहते हैं। बेटे के नाम पर फंड ट्रांसफर करने हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे ये तरीका अपनाएं, किस तरीके से ये अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो इनके नाम पर है वो बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लस इनकम टैक्स स्लैब को लेकर भी सजेशन चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्सेबिलिटी कितनी होती है, यानी अगर प्रॉफिट इन्हें हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स पर तो उस पर क्या टैक्स लायबिलिटी इनकी बनेगी। बताइए क्या सजेशंस। जी बिल्कुल, देखिए दीपाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना जो टैक्सेबिलिटी के रूल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ माइनर। यहाँ पे जो इनका सवाल है ये बहुत क्लियरली पूछ रहे हैं कि ये क्या ट्रांसफर कर सकते हैं इनके बेटे के नाम पे अपने बैंक से, इनके बेटे के बैंक से, और वहां से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आप अगर ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि आपके बेटे अभी मेजर हो गए हैं और उनकी कोई इनकम नहीं है और आपको बेटे के नाम पे एक एसआईपी शुरू करनी है, तो आप अपने बैंक से उनके बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब टैक्सेबिलिटी की बात आती है, जब गेन होगा, कैपिटल गेन, या जब हम प्रॉफिट्स बुक करेंगे, तो वो जो टैक्सेबिलिटी है वो आपके इनकम में क्लब होगी। उसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि बेटे की कोई इनकम नहीं है और आपकी जो जो कमाई है वो आप आपके बेटे को ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो जाहिर सी बात है वहां से जो इनकम आएगी वो आपके टैक्सेबिलिटी में लागू होगी। सो इसमें क्लबिंग के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं और डेफिनेटली ये क्यों करना है, क्या रीजन है, क्योंकि काफी टाइम काफी लोग टैक्स इवेजन के लिए भी ये इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। सो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगी आप आपके टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ समझिए कि आपको ये क्यों करना है। हाँ, अगर आप बेटे के नाम पे उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो एक अच्छी हैबिट है, जैसे ही बेटा अर्निंग एज पे आ जाए आप उसको ये हैबिट पास ऑन कर सकते हैं कि वो अभी खुद से इन्वेस्टमेंट शुरू करें या उनकी पॉकेट मनी या इंटर्नशिप का कोई उनको सैलरी मिलता होगा। तो जो टैक्सेबिलिटी की लिमिट है दीपाली वो जो सेम है इंडिविजुअल की, 2.5 लाख तक की जो लिमिट है जहां पे आपको कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती है वही एप्लीकेबल है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो ऑब्वियसली जो 1 साल के ऊपर आपको 10% टैक्स लगता है, 1 लाख के ऊपर गेन हुआ तो, जो ग्रैंडफादरिंग का जो क्लॉज है उस हिसाब से। सो ये जो क्लबिंग का जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। सो आपको समझना है कि आप ये जो प्रोसीजर आप जो चाहते हैं यहाँ से वहां ट्रांसफर करना, वो आप क्यों करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली एक टैक्स कंसल्टेंट की आप सलाह लेके फिर ही ये चीज आगे करिए। जी ओके चलिए, तो टैक्स कंसल्टेंसी करने के बाद या आपने सीए के साथ बैठकर ये पूरा कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि आपने ज़्यादा डिटेल्स भी शेयर नहीं की हैं कि आपकी एज कितनी है, आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, आपका बेटा माइनर है या मेजर है, और इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जवाब दिया जा सकता है कि टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी या कैसे पूरा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन चलिए अगले कॉलर का सवाल लेते हैं। विजय ने भेजा है दिल्ली से, 35 साल इनकी उम्र है, 22,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, 10 से 15 सालों में 2 करोड़ का टारगेट है, 11.5 लाख इनके पोर्टफोलियो की फिलहाल वैल्यू है। फंड्स इनके पास है निपॉन इंडिया ग्रोथ 5,000 पर मंथ, HDFC टॉप 100 4,000 पर मंथ, कोटक पायनियर फंड 4,000 पर मंथ, ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी 3,000, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज 3,000 पर मंथ और एक्सिस फ्लेक्सी कैप में भी 3,000 पर मंथ। बताइए पूजा, इनके लिए क्या सजेशन। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो विजय जी अगेन यहाँ पे मैं ये चीज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आगे से अगर हमें जो भी सवाल आए आप थोड़े स्पेसिफिक रहिए। आप जो 10 से 15 साल लिखते हैं ना, आप श्योर होइए। मैं समझती हूँ जब हम गोल्स की बात करते हैं, बच्चे की एजुकेशन, रिटायरमेंट, तो हम एग्जैक्ट टेन्योर नहीं बता सकते, लेकिन आपको रिटायरमेंट को तो पता है 60 की एज में होगा, और बच्चे की जो एजुकेशन या हायर एजुकेशन की जो एज है वो अप्रोक्सीमेटली वही 22-25 साल के आसपास होती है। सो आप अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर साल को पकड़ के उसको प्लान करिए, क्योंकि 10 से 15 साल में आप 2 करोड़ चाहते हैं। अगेन अगर आप 10 साल में 2 करोड़ चाहते हैं तो आपको 70,000 की एसआईपी लगेगी, और अगर आप 15 साल में 2 करोड़ चाहते हैं तो आपको 26,000 की एसआईपी लगेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो की वैल्यू है जो अप्रोक्सीमेटली 11-11.5 लाख के आसपास है। तो अब समझ में आया कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना डिफर करता है अगर आपने टेन्योर भी अजम्पशन पे दिया है। तो हाल ही में आपकी जो एसआईपी चल रही है वो 22,000 की है। सो अगर मैं समझती हूँ 15 साल में अगर आप 2 करोड़ चाहते हैं
तो 26,000 की SIP लगेगी, तो अकॉर्डिंगली आप उतना ही बढ़ा ले। लेकिन अगर आप 10 साल में चाहते हैं तो आपको SIP अमाउंट बढ़ाना होगा। जो फंड्स है ना, उसमें मैं ज्यादा चेंज नहीं कहूंगी। एक एक्सिस फ्लेक्सी कैप को आप चेंज करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कर दे, उसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा फंड में। बाकी सारे फंड्स मुझे सही लग रहे हैं, आप उसमें कंटिन्यू करें। हाँ, अगर SIP अमाउंट बढ़ा ही रहे हैं तो एक स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। क्वांट स्मॉल कैप में सजेस्ट करी हूं, आप ऐड कर ले पोर्टफोलियो में, तो आपका पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से डिवर्सिफाई हो जाएगा। सो ध्यान से पोर्टफोलियो में जब भी गोल प्लानिंग करें, टारगेट को, टेन्योर को अच्छे से सेट करें और इन्फ्लेशन को भी काउंट करें। जी ठीक है, तो चलिए सजेशन आपको दिए गए हैं। SIP अमाउंट काफी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपका टाइम होराइजन सिर्फ 10 इयर्स का है, लक्ष्य 2 करोड़ का है। बाकी फंड चॉइसेस को लेकर पूजा ने आपको पूरा सजेशन दिया है। चलिए पूछते हैं पूजा के अब टॉप 4 फंड्स। बताइए पूजा, क्या कौन से फंड्स पिक किए आपने? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फंड सजेस्ट कर रही हूँ, मिरर असेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दे रहा है। लेकिन इसमें SIP की जो लिमिट थी वो 2,500 थी, लेकिन अभी 10 अक्टूबर से SIP लिमिट बढ़ा दी गई है पर पैन 2,500 से 25,000 तक। तो डेफिनेटली जिन्हें भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में निवेश करना है वो इस फंड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। एक मल्टी कैप कैटेगरी भी सजेस्ट कर रही हूँ, क्वांट एक्टिव फंड, और एक वैल्यू स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर रही हूँ आज, जो है ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड। जो आप फर्स्ट टाइम है, लॉन्ग टर्म है, तो आप इनको चूज कर सकते हैं। जो हार्डकोर मिड एंड स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ आपके पोर्टफोलियो में मिल जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक नॉन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा मिड एंड स्मॉल का। जी थैंक यू पूजा, शो में आने के लिए, अपने टॉप पिक्स बताने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CBC आवाज पर। नमस्कार।